हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल एडवाइस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं EIA 2020। वाई EIA 2020 इज़ सो प्रॉब्लमेटिक। अब आप कहेंगे ये है क्या चीज़। मैं आपको बता दूं कि EIA 2020 एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 ड्राफ्ट जो भी भारत सरकार ने रिलीज़ किया है उसके ऊपर आधारित है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस EIA जो है ये इसके प्रॉब्लमेटिक फीचर्स को ही डिस्कस कर रहा है। ये पूरे ड्राफ्ट को नहीं डिस्कस कर रहा है क्योंकि ड्राफ्ट ऑलरेडी 85 पेजेस का है। आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप गूगल पे जाइए या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके प्रॉब्लमेटिक फीचर्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि पूरा ड्राफ्ट ज़रूर पढ़िए। तो स्वागत है आपका मेरे एडवाइस चैनल पे। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी ज़रूरत आई कहाँ से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में इन्वायरमेंट कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे देश में इन्वायरमेंट की बात तब होती है जब कोई कैलामिटी आ जाती है। और इनफैक्ट कोई इन्वायरमेंट कोई कानून ही नहीं था। जब 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तब जाके हमारे देश की सरकारें जगी और उसके बाद उन्होंने इस पर कानून लाया। इसके अलावा बता दूं कि इंडिया में एक चिपको आंदोलन हुआ था। उसके अलावा भी कुछ आंदोलन हुए छुटपुट लेवल पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे नहीं आ पाए। तो अगर हम देखें तो इंडिया में इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। और इंडिया में हर साल नेचुरल कैलामिटी आती है। अगर आप ध्यान दें तो 2013 में उत्तराखंड में आया था, बाढ़ आई थी। फिर 2015 में आप देखिए तो बाढ़ आई थी। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। आसाम हर साल डूबता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बाढ़ आती है, ठीक है। कोई ना कोई चक्रवाती तूफ़ान आता है, उसका अजीबोगरीब नाम होता है। तो इसको अगर हम देखें, मैं एक चीज़ बताना और भूल गया कि इंडिया की अगर हम रैंक देखें तो नेचुरल डिज़ास्टर में, ये मेरा बात नहीं है, बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा आर्टिकल है, यूनाइटेड नेशन खुद कहता है कि इंडिया की जो रैंक है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स में नंबर 2 पे है। ये एक बहुत अलार्मिंग फीचर है। इसको फिगर को ध्यान में रखिएगा कि अगर भारत देश दूसरे नंबर पे है तो नेचुरल डिज़ास्टर्स के मामले में, तो आप खुद समझ सकते हैं वो भी इतनी बड़ी आबादी के साथ कि उसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, EIA की। अब ये EIA का बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक फंडा ये है कि ये एसेस करता है कोई भी इंडस्ट्रियल या माइनिंग या कोई भी प्रोजेक्ट को, ठीक है, अगर वो बनाया जा रहा है तो उसका उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या उस कंट्री के इन्वायरमेंट में कितना उसका प्रभाव या इम्पैक्ट अच्छा या बुरा पड़ सकता है। नॉर्मली बुरे इम्पैक्ट को एसेस करता है और उसके बेसिस पे ये किसी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देता है। और इसकी एक कमेटी होती है जिसमें बहुत ही एमिनेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स होते हैं और ऑफिसर्स होते हैं जो एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्ट्स की और उसके बाद वो उसको क्लियरेंस देते हैं। अब EIA जो है ये आया कैसे? मैंने अभी जैसे बताया कि 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई तब जाके सरकारें जगी और वो 1996 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आती हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि EIA प्रॉपरली अगर फंक्शन करे तो ये 1994 में आया है, मतलब कि लगभग 86 से करीब 8 साल बाद। अब हम बात करते हैं कि ये किन तरह या किस टाइप के प्रोजेक्ट को कवर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि कवर करता है सभी माइनिंग प्रोजेक्ट्स को, जैसे कोल, आयरन ओर, मिनरल्स के प्रोजेक्ट्स को कवर करता है। पावर प्रोजेक्ट्स को कवर करता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या थर्मल प्रोजेक्ट्स को कवर करता है। या फिर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, जैसे वो रियल एस्टेट के हों या किसी भी इंडस्ट्री के हों। तो हमारा देश एक डेवलपिंग इकॉनमी है, तो यहाँ पे तो नए नए प्रोजेक्ट्स आते ही रहते हैं। प्रोजेक्ट्स में खुश नहीं होना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट में कितना नुकसान हो रहा है ये भी हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्री में क्या एक चीज़ है कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, कंपटीशन करते हैं, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो EIA है मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये प्रिवेंट करता है उन सभी प्रपोज प्रोजेक्ट को जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं या इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं या रूल्स को ओवरसाइड करते हैं। इतना ही नहीं, ये कंपेयर करता है आपस में सभी प्रोजेक्ट्स को और जो बेस्ट होता है उस ऑल्टरनेटिव को या उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देता है। इतना ही नहीं, EIA के बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भारत में नहीं, भारत के अलावा 100 से अधिक देशों में ऑलरेडी EIA एग्जिस्ट करता है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि दुनिया में सभी जगह है। अब हम बात करते हैं कि ये पहली बार इंडिया में कब है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में ये 1994
4 में आया, फिर ये अमेंड हुआ 2006 में, जिसमें थोड़े इसमें चेंजेस लाए गए इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए, लेकिन 2006 के अमेंडमेंट की काफ़ी बुराई हुई थी। अब ये फिर अमेंड होकर नया ड्राफ्ट आया है, फ़िलहाल ये ड्राफ्ट है, अभी इस पर डिस्कशन होगा, अप्रूवल होगा, इतना आसान नहीं कि तुरंत ये पास हो जाएगा, इसमें काफ़ी डिस्कशन होगा, तो वो देखा जाएगा। इस 2020 में कई चीज़ें हैं और जो बहुत ही क्रिटिसिज्म में आ गई है, मतलब कि जो ड्राफ्ट 2020 EIA का जो आपका डॉक्यूमेंट आया है, इसमें बहुत ही ऐसे प्रॉब्लमेटिक फीचर्स हैं जो क्रिटिसिज्म में हैं। वो क्या है वो समझ लेते हैं। पहली चीज़ बता दूं कि इसमें एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताऊं जो मिस की जा रही है, वो ये है कि अब से डेजर्ट, फ्लड प्लेन्स, ग्रासलैंड जैसे नेचुरल जो एरियाज़ हैं, अब उनको नहीं माना जाएगा इको सेंसिटिव। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वो इसको इको सेंसिटिव नहीं मानेगी। ये बहुत ही अनोखी चीज़ है कि इसका मतलब कि सरकार के लिए ग्रासलैंड, डेजर्ट या फ्लड प्लेन बिल्कुल भी मायने रखते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को दिए जा सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। इतना ही नहीं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे पाइपलाइन के, रोड के, रेलवेज़ के, अब उन्हें कोई क्लियरेंस ज़रूरत नहीं, वो सीधे वो अपने काम पे जा सकते हैं। मतलब उस पर शुरुआत की जा सकती है, उस पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो अगर हम मेट्रो लाइन बिछा रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम रेलवे बनाते जाएंगे। उसको देखा जाता है कि उसका एनवायरनमेंट पे, लोगों पे क्या अच्छा या बुरा असर पड़ने वाला है, उसको एनालिसिस किया ही जाएगा। इसके अलावा जितने भी डैम्स हैं, वो पावर प्लांट से जुड़े प्रोजेक्ट, उसको भी अब कोई क्लियरेंस ज़रूरत नहीं। तो ये 3 एक जो मैंने फीचर बताए हैं, मतलब जिसमें नेचुरल एरियाज़ को नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा है एज सेंसिटिव या इको सेंसिटिव एरिया, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आप एकदम से क्लियरेंस दे रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक फीचर है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कहा गया कि इसमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की बात की है, मतलब पहले आप प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप क्लियरेंस आपको मिल ही जाएगा। अगर आप उसमें कोई रूल वायलेट करते हैं तो आपको 2000 से 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। अब आप खुद बताइए, कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं और उसमें जिसकी कीमत करोड़ों में है या हज़ारों करोड़ों में, उसका फ़ाइन मात्र 10,000 रुपये, वो भी पर डे। क्या ये सही है? क्या कोई पेड़ कट जाए, उनकी कीमत आप इस तरह से लगाएंगे, जो पेड़ या जंगल साफ़ हो जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे? ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आप एक बड़ा पेड़ काट दीजिए और एक छोटा सा पौधा लगा दीजिए। क्या आपको उतनी ऑक्सीजन मिल पाएगी? कभी नहीं मिलेगी। इसलिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है ये, एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी, जैसा कि मैंने कहा। अब दूसरी चीज़ में क्या है, इसमें कहा गया जितने भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट जिसको सरकार स्ट्रेटजिक का टैग दे देगी, उस पे पब्लिक सवाल नहीं कर सकती, यानी वो पब्लिक में जाएगा ही नहीं। इतना ही नहीं, इसमें जितने भी वाटरवेज, नेशनल हाईवेज, इस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको बाहर रखा गया है। स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स, ये बात सही है कि जो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं जाने चाहिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न, वो ठीक है, लेकिन आप सरकार किसी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट का नाम दे दे, तो अब ये स्ट्रेटजी को डेफिनेशन क्या है, ये उस बिल में बहुत, ड्राफ्ट में बहुत क्लियर नहीं है। आप जाके देखिएगा, मिड में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी पैदा करता है। अब एक और बड़ा चीज़ बता दूं कि आज इसमें ड्राफ्ट में कहा कि उसमें कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें कोई भी रूल को ब्रीच किया जाता है, तोड़ा जाता है या वायलेट किया जाता है, तो उसकी रिपोर्टिंग जनता नहीं कर सकती। जैसे अभी तक क्या था, जनता या NGO वगैरह कर सकती थी, बट अब ऐसा नहीं। अब उसकी रिपोर्टिंग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ही कर सकता है। मतलब सरकार करे या फिर वो खुद सेल्फ डिक्लेयर करे, मतलब कोई इंडस्ट्री खुद उसके अंदर ये आत्मा जग जाए कि उसने कुछ गलत किया, तो खुद जाके बताए कि ये तो वही बात हो गई कि कोई चोर चोरी करे और खुद आके बताए कि हाँ मैंने चोरी की है। इसके अलावा अभी तक का क्या है कि जितनी भी EIA है उसकी पब्लिक हियरिंग होती है, मतलब कि अगर कोई भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसी प्रोजेक्ट का होगा तो उसकी हियरिंग होती है, जन सुनवाई होती है, जिसमें सभी पक्ष, जिसमें गांव के लोग, जनता, जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सरकार के नुमाइंदे, इंडस्ट्री के नुमाइंदे आते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन अब इसमें जो एक पब्लिक हियरिंग है, वो अभी तक क्या होता था कि जनता को समय दिया जाता था स्टडी करने के लिए 30 डेज़ का, ताकि वो एनालिसिस करके अपनी बात रख सकें। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट से 30 डेज़ ही कम थे। अब इसमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ बता दूं कि वो 30 दिन घटा के 20 दिन कर दिया गया। अब आप ही बताइए, कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसका विजन 3 से 4 साल का हो, क्या उस जगह के लोग 20 दिन में उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? खुद सोचिएगा, ये बहुत ही अनजस्टिफाइड है मेरे हिसाब से। ठीक है, इस पिक से आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अभी आपको बता दूं कि 2 केसेस हुए थे, एक वाइजैग में
और दूसरा आपके आसाम में। वाइजैक में आपने जैसा कि देखा होगा कि एलजी पॉलीमर्स में गैस लीक का केस हुआ था, और ये आपको मई के महीने में, बहुत दिन नहीं हुआ है, इसमें आपको याद होगा 11 लोग मर गए थे। वो गैस लीकेज हुआ, जब आगे डिटेल में गए तो ये पाया गया कि उसकी प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं थी, उसको ऐसे ही क्लियरेंस मिला था, वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। इतना ही नहीं, इंडियन ऑयल का जो आसाम में जो एक पेट्रोलियम जो ऑयल था, आसाम ऑयल वेल जो था, उसमें भी आग लगी। ये महीनों महीनों तक चली थी। इसमें इसके अगल बगल रिहायशी इलाके थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और सरकार को काफ़ी मतलब बदनामी का सामना करना पड़ा था। अब इन पूरी बातों को अगर आप ध्यान से मिला के देखें तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को हमें मजबूत बनाना है, डाइल्यूट नहीं करना है, कमज़ोर नहीं करना है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और मैं आपको रिक्वेस्ट फिर से करूँगा, प्लीज़, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके प्रॉब्लमेटिक फीचर्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप गूगल पे जाइए, www.google.com पे जाइए और उसमें लिखिए environmental impact assessment .pdf। आप ये डालिए, पहली फाइल आपको मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए मिनिस्ट्री की तरफ से। ये तकरीबन 85 पेजेस की है। ठंडे दिमाग से पढ़िए और आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का नहीं है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन देने का है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको प्लीज़ शेयर करिए, अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, इस चैनल को फॉलो करिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो इसमें अपना बेल आइकन प्रेस करिएगा। एडवाइस को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ही वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू सो मच।